हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। और हम पिछली क्लास में आपके मैंने जो एग्जाम्पलर के 19 क्वेश्चंस थे वो करा दिए थे। तो आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि अब आगे हमारे जो मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमें डील करने हैं, वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। एक से चलो चलो ये आपकी जो एग्जाम्पलर वाली एक्सरसाइज थी ये है यहाँ पे। अब हम जाते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जो ये हमने कर दिए थे। और फिर यहाँ हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे। मैंने इनमें से एक क्वेश्चन पे आपको स्टार मार्क भी करवाया था। अब हमारा टास्क है आज कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं हमारे उनको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। अ, हमारा चैप्टर है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स, ये हमें पता है कि ये होती है। तो इसका तो ऑप्शन सी है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूला आता है वो ये कर लेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज -π/2 से लेकर के π/2। यहाँ पे क्लोज है, एक बार ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे जीरो नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ जीरो है वो इंफिनिटी पे हो जाएगा, इसलिए हम जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपकी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो दे रखा है 22। ओके, 22 में हमें क्या दे रखा है कि 3 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इसको मैं 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखो ये मुझे पता है प्रॉपर्टी से कि इसकी वैल्यू होती है π/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स π/2 होती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से हमें पता है कि इसकी वैल्यू पाई है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा और फिर यहाँ पे आएगा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, और यहां से फिर आ रहा है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 आएगा, तो यहाँ पे π/4 आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू tan π/4, जिसकी वैल्यू हमको पता है 1। ये था हमारा सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन है। इसका ऑप्शन बी है। आई मीन ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, cos ऑफ 33π/5। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब हमें तो ये पता है कि प्रिंसिपल रेंज में आ नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स cos ऑफ 6π+3π/5। ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आई होप इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना? इट्स वेरी इजी। ठीक है, फिर यहां से आता है साइन इनवर्स cos 3π/5 आएगा, है ना? 2π+θ तो थीटा होता है और ये 2π के एंगल में ही जा रहा है ना, 6π। ठीक है, तो यहां से फिर मैं इसको फिर से, ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ cos ऑफ π/2 + π/10। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना?
तो ये हो जाता है साइन इनवर्स माइनस साइन, माइनस होता है ना पाई बाय टू प्लस क्या, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय 10। ठीक है, ये चीज अब मेरी बनती है माइनस पाई बाय 10। ठीक है, चलो, तो इसका डी है हमारा जो, इसका हमारा डी है ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। फिलहाल तो इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, जो हमें इनमें फंसना चाहिए। आई होप आप नहीं फंस रहे हैं। चलो 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन। किसका? इसका, हमें इसका निकालना है। तो बच्चा देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो ये है। ठीक है, अब अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स -1 के 1 के बीच में होता है, राइट। तो ये जो एंगल है ना, ये ऐसे है। तो इधर से मैं ये कह सकता हूँ कि 2x जो है वो लाइक करेगा 2 से 0 के बीच में। इसका मतलब मेरी जो x की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, जहां 0 और 1 को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये है मेरा आंसर। फाइन, चलो 25वें क्वेश्चन पे चलो। 25वें क्वेश्चन पे चलो। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू ये है। ठीक, ये जो चीज है, एक तो ये है कि यू नो एक सेकंड, एक चीज ये है कि ये जो x-1 है वो बड़ा सा होना चाहिए, है ना। एक चीज तो ये आ गई क्योंकि वो रूट में है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू मेरी 2 और 1 के बीच में है। तो इन दोनों का हम करेंगे इंटरसेक्शन, दैट इज x बिलोंग्स टू, एक यहाँ पे 1 आएगा और 1 से लेकर के 2 तक आएगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख लो, आपका शायद ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो 26वां क्वेश्चन इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या है, 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये कह रहा है कि 0 है तो हमें एक्स के सोल्यूशन निकाल। ठीक है, एक्स के सोल्यूशन निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इसको 2/5 ऐसे लिख दो, कॉस इनवर्स एक्स इसको इज इक्वल टू, ये इसको ना, हमें दे रखा है कि ये कॉस ऑफ ये है ना, तो इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स 0। इसको यहाँ पे ऐसे ला देना, तो ये ऐसे यहाँ पे ला देना। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये एक तो ऐसे लिख दो, एक तो पहले इसको ऐसे ही रहने दो, पाई/2 है। फिर यहाँ से साइन इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स 2/5, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरी होगी 2/5, 2/5 है। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी है, 27। वैल्यू ऑफ साइन टू tan इनवर्स 0.75 दे रखा है ये, ऐसे देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है किसी किसी को। इसको ऐसे लिख दो, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75 को लिखते हो 3/4, 3/4 करोगे तो साइन ऑफ, इसको 2 tan इनवर्स थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, 9/16, 9/16। ठीक, तो यहां से ये आएगा साइन इनवर्स 24/25, ये तो आ गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96। हमें पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स। ये 0.96 आएगा इसका आंसर। ठीक, तो अगर 0.96 है इसका मतलब इसका ऑप्शन सी है। ओके, 28 पे चलो। 28वां क्वेश्चन क्या है
कि कॉस इनवर्स ये है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में तो नहीं है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसकी क्या है, कॉस इनवर्स की 0 से लेकर पाई तक है ना। तो इसका हम अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स इसको कॉस पाई प्लस पाई बाय 2 लिख दो। ठीक, तो यहां से ये आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 2। दिस इज माइनस, बाहर माइनस को हम बाहर नहीं, माइनस बाहर नहीं जाएगा क्योंकि प्लस ही होगा, एक कॉस इनवर्स 0 होगा जिसकी वैल्यू पाई बाय 2 है। ठीक है, चलो 29 ये दे रखा है कि 2 सीकेंट इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी क्या वैल्यू। ओके, तो इससे मैं ये कह सकता हूं, इससे मैं क्या करूंगा, देखो इसको ऐसे, इसको आप ऐसे कर दो, 2 सीकेंट इनवर्स, दो को आप लिख दो सीकेंट पाई बाय 3, सीकेंट पाई बाय 3 लिख दो इसको, और इसको आप साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 लिख दो। मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ होनी चाहिए इधर, है ना। तो ये तो 2 इंटू पाई बाय 3 आ गया, है ना, प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, ये आ गया 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, इसकी वैल्यू है 5 पाई बाय, ये है इसका आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे चलो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू 4 पाई/5 है, देन पूछ रहा है मुझसे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा कि इसको मैं लिख देता हूं π/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स y, ये तो लिख सकता हूं। यहां से ये आएगा, यहां से मैं क्या करूंगा, पाई को कॉमन ले लूंगा, तो ये cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 4 पाई/5 है, और फिर यहां से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये आएगा पाई माइनस 4 पाई/5, जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है पाई/5 है। ठीक है, चलो 31 पे चलो, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अगर साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² प्लस कॉस इनवर्स, जाने माने फॉर्मूले अब आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने क्लास में कर रखे, जी जाना पहचाना कुछ लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, अब आप देख लो अगर आपको लग रहा है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², अगर ये है जहां वेर a, x बिलोंग्स टू 0 से, ओके ठीक है, ये है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² है, ये तो 2 tan इनवर्स a है प्लस 2 tan इनवर्स a है, इसकी भी वैल्यू, और ये 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, a की वैल्यू 2 1 जा 2 2 जा, ठीक, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2a/1 माइनस a²। ठीक, ये है ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी। चलो 32 और इनसे करते हैं, अच्छा कर 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट ऑफ ये कॉस इनवर्स 25। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस तो हम रिपीटेड कर ही चुके हैं, है ना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो चीज है ना,
इसको थीटा मान लो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 7/25 आएगी। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, इसको ये मेरा मान लो राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, एडजेसेंट 7 है, ये अगर 25 है तो ये 24 होगा, ठीक है, देख लेना पाइथागोरस से, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 7/25 है, तो मैं यहाँ से कॉट थीटा निकाल लूंगा जिसकी वैल्यू 7/24 है। ये तो आ गया। हेंस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 7/24 में लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू है 7/24, जो आंसर डी है। ऐसा सच कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ज्यादातर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे फॉर्मेट्स के, ट्राइंगल बनाओ और ये सब वो करो। इनवर्स इतने में ही है, प्रॉपर्टीज का खेल है, अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर ही लोगे, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन। अच्छा फाइंड, अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो tan ऑफ हाफ cos इनवर्स 2/√5, ठीक है, ये है। अब आप देखो 33 बेटा, इसमें मैं क्या करूंगा कि थीटा को मैं मान लूंगा 1/2 cos इनवर्स 2/√5, ठीक है। तो 2 थीटा मेरा हो जाएगा cos इनवर्स 2/√5, है ना। तो यहां से cos 2 थीटा क्या आएगा, 2/√5। ये तो समझ में आ गई, ये तो एक बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद अब आप देखो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है 2/√5, उसको मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से √5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √5 माइनस 2 है, ठीक है। तो ये आ रहा है, अब यहाँ पे मैंने √5 प्लस 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। tan इनवर्स, आई मीन tan इनवर्स नहीं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √5 प्लस 2। तो मेरी जो tan स्क्वायर थीटा है ये माइनस है बेटा, अच्छा माइनस है ये, इज इक्वल्स टू √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2, ये है, ठीक है। मुझे रूट अच्छा नहीं लग रहा डिनोमिनेटर पे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और यहाँ पे √5 प्लस 2 है, मतलब इसको मुझे √5 माइनस 2 और √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये मुझे कुछ ऐसा देगा कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 4 दैट इज 1, ठीक। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, जो बेटा मेरा tan थीटा का वैल्यू है वो प्लस माइनस √5 माइनस 2 है, इसकी tan थीटा की, ठीक है। तो यहां से बस यही है हमारा आंसर, माइनस यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। माइनस को रिजेक्ट कर देंगे तो बी, शायद बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, देखो, अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक। और ये यहाँ पे 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बाय प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कि अगर ये है तो ये निकालो, ठीक। 34वां क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 tan इनवर्स x
साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये है 4 tan इनवर्स एक्स। ठीक, 4 tan इनवर्स एक्स, इसका ऑप्शन ए है। खत्म। ये तो कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था। मुझे लगा कि अगर मॉड की वैल्यू अगर इसने कुछ दे रखी है तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो होगा, लेकिन नहीं, हमें बस ये चीज याद रखनी थी। ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी होते हैं। टफ तो नहीं बोलूंगा, लेंदी थोड़ा सा होगा आपके लिए। चलो ठीक है, 35। 35 में क्या है? कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या प्लस प्लस कॉस इनवर्स का, इसकी 3 पाई दे रखी है। तो अब पूछा क्या है? ये इस ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं ना, प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, पूछा ये है। फाइन। ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये करूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है ना, इसको मैं क्या करूंगा, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा। ठीक है, इसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद ये आएगा। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इसकी वैल्यू सेम है ना। इसका मतलब कि कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू पाई, कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू पाई, और कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू पाई। ये ठीक है? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहां से? तो कॉस पाई, सब में सेम ही है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पाई पाई, यहाँ पे भी। तो यहां से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, कॉस पाई क्या होता है? -1। अल्फा बीटा गामा की तो वैल्यू आ गई। अब आप निकाल देना। अब आप निकाल देना, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये -1 और ये, तो ये 2 बन रहा है। ये भी फिर 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। इसका आंसर 6 है। अगर इसका आंसर 6 है, इसका मतलब हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है। चलो 36 पे चलो। 36 में क्या है? द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रियल सोल्यूशन निकाल। ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन टू √2 कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और यहां पर इन π/2 से लेकर के पाई तक। मतलब ये इसने रेंज दे रखी है इसकी, इसका मतलब यही है शायद। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब मुझे पता है कि 1 + cos 2x क्या होता है? 1 + cos 2x होता है 2 cos²x। इसको 2 cos²x लिख दो, इसका रूट। ठीक है। और फिर इसको √2। ठीक है, √2 कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। तो ये आ जाएगा √2 cos x इक्वल टू √2 x। ठीक। तो √2 से √2 गया, ये आएगा cos x इज इक्वल टू x, है ना। तो ये इक्वेशन आ रही है। अब आप मुझे बता दो कि अगर कोई x की वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है तो बताओ। नहीं कर रही है, x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही नहीं, है ना। तो डी है इसका ऑप्शन, है ना। वैसे इंफिनिटी तो एक अलग चीज होती है ना, हम इसको बता नहीं सकते, मतलब नो सोल्यूशन देना चाहिए था। इंफिनिटी तो यहाँ पे गलत ऑप्शन है, नहीं ये कुछ अलग चीज है। लेकिन हाँ, ऑप्शन डी आप मार्क कर सकते हो, सबसे रिलेवेंट फिलहाल तो यही है। ठीक है, 37 पे बढ़ते हैं। 37 में क्या है? 37 में इफ इफ अगर ये है तो बताओ सही ऑप्शन क्या है। चलो ठीक है, अगर कॉस इनवर्स एक्स इससे बड़ा है साइन इनवर्स एक्स से, तो 37वां क्वेश्चन से मैं ये कह सकता हूं कि एक काम करो, इसको यहां भेज दो। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ
अब कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स की टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक, ये बड़ा है एक्स से। साइन साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स एक्स, तो 1 अंडर रूट ऑफ 1 - x² इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक, x² इज लेस देन 1 - x²। 2x² इज लेस देन 1। x² इज लेस देन हाफ। इसका मतलब कि x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो +1/2 है, एक -1/2 है। ठीक है, और हमें पता है कि x -1 और 1 के बीच में है, याद रखना, -1 और 1 भूलना इनकी डोमेन्स मत भूलना। इसका मतलब -1 और 1/√2 के बीच में x। याद रखना ये चीज, ये भूलना मत कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में है। हमें इस चीज को भी इंक्लूड करना है, हमें इस चीज को भी इंक्लूड करना है। समझ रहे हो? सारे पर्सपेक्टिव देखना, सारे डोमेन्स वगैरह सब देख लेना क्वेश्चन में अगर वो दे रखा है तो। ठीक है, चलो 37 पे चलो। 37 हो गया। ओके, चलो ऑब्जेक्टिव टाइप्स इतने ही थे, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं थे, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में अब आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे और हैं। ठीक है, तो करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? 38 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स -1/2 को हम x मानते हैं, तो कॉस x को हम -1/2 मानते हैं। अब हमें इस रेंज में देखनी है कि ये वैल्यू कहाँ सेटिस्फाई करती है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है 2π/3 में। जल्दी जल्दी चलो, 2π/3 पे सेटिस्फाई करती है, तो उसकी वैल्यू 2π/3 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो 3π/5 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में वैल्यू रेंज में नहीं है, तो 3π/5 को हम लिख देंगे पाई -2π/5। इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको ये लिखने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये साइन इनवर्स साइन, इसको आप साइन में साइन इनवर्स साइन 2π/5 मान लेना। ठीक है ना। और हमें पता है कि ये जो है ये बिलोंग करेगा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 2π/5। ठीक है, 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू 0। तो हमें बतानी है x की वैल्यू, तो इसको मैं लिख दूंगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/2। कॉस को उधर मैंने भेज दिया, है ना, कॉस इनवर्स को मैंने उधर भेज दिया। हाँ, कॉस को उधर भेज दिया तो कॉस इनवर्स हो गया। तो इससे मेरा जो tan इनवर्स x है वो आ रहा है π/2 माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो इससे आ रहा है tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, है ना। तो x की वैल्यू मेरी √3 है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैल्यूज ऑफ ये, मतलब देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि सीकेंट इनवर्स ये क्या है, तो इसको x मानो, तो सीकेंट x इक्वल्स टू हाफ, ये मानो। ठीक है, अब हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, बस ये बाहर छोड़ के, है ना, बस ये छोड़ के, समझे आप, बस ये छोड़ दो, है ना। एंड 1/2 r r -1/, सिंपल। ठीक, 42 पे चलो। 42 पे क्या है? √3, तो इसकी वैल्यू π/3 है ना, π/3 है तो सिंपल है। 43 पे चलो। 43 पे क्या है? ओके, कॉस इनवर्स कॉस 14π/, ठीक है, ये 43 है, तो मुझे पता है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। तो अब यही खेल है कि आप लिखोगे क्या इसको, तो इसको 5π माइनस π/3 लिख दो। ये लिखने के बाद ये कॉस ऑफ -π/3 बनेगा, है ना। और ये किसके अंदर है? कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स ये, अब ये आ रही है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, है ना। ये भी नहीं आ रही क्योंकि 0 से पाई है ना, तो ये भी नहीं आ रही। तो इसको अब मैं फिर से पाई माइनस ये लिख सकता हूं। तो अब ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस 2π/3,
3 जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 है। अब ये सब ठीक है। चलो 44, 44, 44 देखते हैं आराम से। 44 में मेरा क्या है? 44 में वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये कह रहा है कि मॉड एक्स जो मेरा है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है बच्चा, मैं यहाँ पे क्या ये कह सकता हूं कि जो इसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, तो है ना? तो इसको मैं कॉस पाई बाई 2 तो लिख ही सकता हूँ, जिसकी वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर 0 है। मैं सोचा कि कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भूल गया था कि हाँ ये तो एक प्रॉपर्टी है। तो जब प्रॉपर्टी है तो लग ही सकती है। और जब उसने कंडीशन दे रखी है कि हाँ यही कंडीशन है, यही कंडीशन हम प्रॉपर्टी में भी लगाते हैं। ठीक। 45, चलो 45 पे क्या है? वैल्यू ऑफ दिस, ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स प्लस x/2। ओके, एक्स की वैल्यू हमारी √3/2 है। ओके, तो अगर हमें ये करना हो तो हम तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो डायरेक्टली वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये tan ऑफ, अंदर का कैलकुलेट करने दो मेरे को, तो ये आ रहा है शायद पाई/2 आएगा ऊपर, तो नीचे हाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो वैसे भी पाई/2 है, तो पाई/2 और अपॉन 2, तो ये पाई/4। इसकी वैल्यू 1 है। ये देने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, ये वैसे तो देने की भी जरूरत नहीं। नहीं लेकिन हाँ, ये इन्होंने, हाँ हाँ मैं समझ गया, इन लोगों ने इसलिए ये चीज दी है क्योंकि वो ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, एक तो वो सेटिस्फाई हो, है ना? सबसे प्राइमरी कंडीशन वही होती है, और प्रॉपर्टी में जो एम मॉड एक्स की वैल्यू थी वो भी बड़ी थी एक्स। ठीक है ओके, छोटी थी एक्स 1 से। 46, 46, इफ y इज इक्वल्स टू 2 tan 1x, ठीक, प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², फॉर ऑल x। ये फॉर ऑल का सिंबल है बेटा। तो y की रेंज बताओ, y की रेंज बताओ, y की हमें रेंज बताएं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू 2 tan 1x, ओके, प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ठीक, इसको y इज इक्वल्स टू 2 tan 1x, ओके, 2 tan 1x प्लस 2 tan 1x। y की वैल्यू बेटा क्या होगी? 4 tan 1। ठीक, y की वैल्यू तो आ गई। अब अब देखो, अब हमें पता है कि tan 1x जो है वो पाई/2 और -पाई/2 के बीच में होगा। आई मीन जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है। तो अब अगर 4 चाहिए तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू -4 पाई/2, ये y हो जाएगा बीच में, और 4 पाई/2 है। तो y की बेटा जो वैल्यू है वो 2 पाई और -2 पाई के बीच में है। ठीक है, चलो चलो शाबाश। अब 47 पे चलो, 47 में क्या है? रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ एक्स वाई इज। अब देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू एक्स। अब मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है ना? वो हम, मैंने आपको क्लास नोट्स में भी कराया था, है ना? ये शायद हमारी क्लास 3 या क्लास 4 टाइप की हमने कर रखी थी पहले। ठीक है, ये कंडीशन है। 48 देखो, the value of cot inverse of -x for all x belongs to R in terms of cot inverse x। तो तो फिर ये है ना, तो ये हो गया। आई I मीन mean,
इससे ज्यादा सिंपल अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव थे और जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे, दीज वर रियली वेरी इजी। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हाँ, जी मेंस में अगर आपका कोई ऐसा स्लॉट पड़ा तो थोड़ा सा ठीक हो, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ज्यादा ही आसान हो जाए, क्योंकि फिर कट ऑफ आपके ऊपर चली जाती है। अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक पेपर हो तो एक दो क्वेश्चन आप ऐसे अगर इनवर्स के आए तो ऐसे अगर आ जाए तो ये अच्छी बात है। ठीक, पढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, है ना। हमारा लास्ट सेक्शन है ये ट्रू और फॉल्स का। ठीक, ट्रू और फॉल्स का ये सेक्शन है, तो इसको अब करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। ये तो फॉल्स है, क्योंकि वी नो दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर रिस्ट्रिक्टेड ओवर देयर डोमेन्स। तो 45 अपने डोमेन्स के रिस्पेक्ट में वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इनवर्स वाले, पता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज है हमने एक सेट ऑफ रेंज में ले रखी थी। हमने क्यों ले रखी थी, मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमें एक ओरिजिन भी कवर करना है और हमें एक ऐसी वैल्यूज, हमें एक ऐसी रेंज चाहिए जहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। ऐसे तो फिर मैं कोई भी वैल्यूज बोल सकता हूँ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। लेकिन हमें एक बैरियर लगाना था जहां पे हम सारी वैल्यूज को कवर कर सके, है ना। उसी को तो हम प्रिंसिपल रेंज कहते थे, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, ठीक है। अब चलो, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अच्छा ठीक है, तो देखो 50 में क्या है, 50 में ये है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स वो सीकेंड इनवर्स 1/x है कि नहीं। और ये बराबर नहीं है सीकेंड इनवर्स एक्स के, सीकेंड एक्स के तो बराबर नहीं है, ये आपको मैंने बता रखा है। ये बहुत ही अलग चीज होती है कि ये सीकेंड एक्स की पावर -1, है ना। ठीक है, -1x, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या आया इसका, ये फॉल्स है। ठीक है, 51 क्या कह रहा है कि द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ द ब्रांच, नॉट नेसेसरली प्रिंसिपल वैल्यू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनवर्स फंक्शन। हाँ, ये सही है, ये ट्रू है। हम अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज हमें करना था तो वो कर दिया, नहीं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, चलते हैं 52 पे। द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये ट्रू है। हाँ जी, ठीक है। The graph of inverse trigonometric function can be obtained from the graph of corresponding trigonometric functions by interchanging the x-axis and the y-axis। तो बेटा ये ट्रू है, क्यों? देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स जानना है तो क्या करो, पेज को आप अपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर पन्ने को आप पलट दो, तो जो ग्राफ आपको दिखेगा ना वो इनवर्स का ग्राफ होगा। वो मैंने ये आपको क्लास में करा रखा है, ई की पावर एक्स और ln x का ग्राफ देख लेना। ठीक है, या फिर साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का ग्राफ देख लेना। ठीक है, हाँ, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं। अब 54 बेटा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, काफी आसान चैप्टर है ना, मतलब आपके एनसीईआरटी में तो मतलब ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखे हैं इतने भी। मैं क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स आपके और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके थोड़े से इजी हैं, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम ऑलरेडी रेडी हैं। अप्रोच हमें वही रखनी है जो मैंने आपको क्लासेस में बता रखी है, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल इन ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में कीप इट एज लेंदी एज पॉसिबल, क्योंकि हमें स्टेप्स के नंबर मिलने हैं। हमारे अगर स्टेप्स गलत होंगे और आंसर अगर गलती से सही आ गया तो हमें पूरे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, हमें स्टेप्स सही रखने हैं बेटा। ठीक है, the minimum value of 54 question, the minimum value of n for which tan inverse n pi by 4 is greater than pi by 4। ओके, तो देखो tan inverse n by pi is greater than pi by 4, तो
बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन tan पाई बाय 4 है। अब n बाय पाई इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1, हेंस द वैल्यू इज 4, देयरफॉर n इक्वल टू 4 है ना। अरे सबसे आगे, थोड़ा सा आगे का देखेंगे ना, 3.14, तो उसके नियर, उसके पास जो हम ग्रेटेस्ट स्टेप अप फंक्शन यूज करेंगे तो n की वैल्यू 4 आएगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n है ना, तो 5 तो नहीं है, राइट। चलो पढ़ते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, है ना। लेट अस सी योर 55th क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, कि साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालो। मतलब कह रहा है कि पाई बाय, पूछ रहा है कि ये पाई बाय 3 है या नहीं, मतलब ये कह रहा है कि पाई बाय 3 है, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। तो बच्चा मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स साइन 1/2 का मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 6। ये सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस, अब साइन इनवर्स पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 6। साइन इनवर्स साइन इज एक्स, इफ एक्स इज इन द प्रिंसिपल रेंज, तो साइन ऑफ कॉस पाई बाय 6, ठीक है। कॉस पाई बाय 6 क्या आती है, कॉस पाई बाय 6 बच्चा √3/2 है। साइन इनवर्स √3/2 क्या आती है? अब देखो मैं इसको, अगर मेरे को सीबीएसई का एग्जाम देना हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता, π/3। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स की प्रॉपर्टी से ये π/3 है, ये मैं प्रॉपर्टी से लगा दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से π/3 वो ही बोल सकते थे, कोई इसमें आपत्ति नहीं थी, ठीक है। या फिर आप एक और अप्रोच लगा सकते थे कि थीटा को साइन π/3 π/2 मानो तो थीटा इक्वल टू ये है। ये मल्टीपल वेज हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यही आप जितनी अपने आंसर में प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर सको करो, क्योंकि नंबर आपको स्टेप्स के ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो विद दिस ये तो चलो आपका हो गया, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर आपका कुछ छूटा हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो शायद मैंने सारे क्वेश्चंस कर ही दिए थे, है ना, सारे क्वेश्चन कर दिए थे मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। लेट मी चेक, ठीक। एक 19th क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार 19th क्वेश्चन बता लेता हूँ, है ना, शायद आपको डाउट हो रहा हो और शायद मैंने ठीक से ना बताया हो आपको। 19th क्वेश्चन में क्या था, कि देखो 19th क्वेश्चन में क्या था, 19th क्वेश्चन में ये था कि इफ a1 a2 a3 till an is an arithmetic progression with common difference d, then evaluate the following expression। तो tan of tan inverse ये दे रखे हैं हमें। तो अब देखो a1 a2 a3 ये जा रहा है an तक, तो अब देखो a2 माइनस a1 क्या होगा, वो a3 माइनस a2 के बराबर होगा, और ये जाएगा an माइनस 1 जिसकी वैल्यू d है, जिसकी वैल्यू d है, ठीक। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं tan tan ऑफ, देखो अब tan इनवर्स 1 प्लस a1 a2, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स का, एक tan इनवर्स का फॉर्मूला था ना, tan उसका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, वो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x है, तो इधर 1 प्लस एक्स वाई है, तो x माइनस y बनाना है, तो इसको मैं लिख दूंगा a2 माइनस a1। क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म किए जाते हैं, इसने समझदारी से इसने क्वेश्चन फॉर्म किया है जिसने भी बनाया है। इसको मैं a3 माइनस a2 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि नीचे a2 a3, और फिर प्लस करते जाऊंगा मैं कहां तक, इसको मैं करूंगा tan इनवर्स an माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस an माइनस 1। कोई परेशानी बेटा, बिल्कुल नहीं। अब इसको मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, जो कि ये tan ऑफ tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स
A1 है, ठीक, प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, ठीक है। पेशेंट बनाए रखना, मैंने ये आपको आउटलाइन में बताया था, थोड़ा सा मैं आगे आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। अब देखो पूरी सीरीज देखो कि इस पूरी सीरीज में ये टर्म और ये टर्म कट रही है, ये टर्म कट रही है, मतलब ये टर्म और आगे की कटेगी और दो दो कटती जाएगी, बचेगी ये, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि an-1 कट जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर आपको वो नहीं होता है तो फिर आप क्या करो, आगे तीन चार टर्म और लिख दो। तो इसका आएगा tan ऑफ tan इनवर्स A1 माइनस tan इनवर्स AN, ठीक है। तो tan, अब फिर से फॉर्मूला लगाता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक, ये आ गया। अब तो सिंपल है, tan इनवर्स tan s इज x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इसका आंसर है an माइनस A1 बाय 1 प्लस A1 AN। ये है मेरा फाइनल सोल्यूशन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, एक तो कंपाउंड एंगल से क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है ना, एक सीक्वेंस, बहुतों के साथ मिलाया जा सकता है, बहुतों के साथ है। ये मैं कह रहा हूं ना, ये फेवरेट चैप्टर है जेईई एडवांस का, ये बहुत फेवरेट चैप्टर है जेईई एडवांस का। प्लीज इसको आप अच्छे से करना, क्योंकि इनवर्स का अगर जैसे फेवरेट इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बार बार, फेवरेट इस सेंस में भी होता है कि हाँ वो बार बार पूछे, फेवरेट इस सेंस में भी मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, अगर इसका क्वेश्चन आया तो बहुत कम लोगों से बनेगा। ये बहुत लोग इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं, और आजकल तो इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से हमारे प्रॉपर्टीज का सेक्शन हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप इसको करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको परेशानी हुई होगी, मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर रखे थे, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पलर हमारी हो चुकी है, इतनी खास तो नहीं थी कि अब मैं आपको करूंगा फाइनल सजेशन, जो है जेईई मेंस 2019 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन आप लगाएं। ये हमारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक। पहला टास्क आपका ये है। दूसरा टास्क आपका ये है कि जेईई एडवांस, इसमें मजा आता है, बहुत मजा आता है। 2015 से लेकर के 2023 तक के आप ये लगाओ, ठीक है। 2015 से पहले की करने की जरूरत नहीं है, बहुत आउटडेटेड हो जाएगा फिर तो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन फिर ये एक्चुअली यहाँ पे 2015 में था, वो जेईई एग्जाम जो था वो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था, है ना। तो उसके बाद से मैक्सिमम जो 7 आईआईटीज हैं उन्होंने एक बार पेपर, लेटेस्ट पेपर अपना बना चुके हैं, है ना, क्योंकि फिर 2022 में बॉम्बे ने सेट किया था पेपर, है ना, आईआईटी बॉम्बे ने। तो 7 साल के गैप में सारे आईआईटीज में पेपर दे रखे हैं अपने, तो उस पीरियड में हम दे सकते हैं कि कौन आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आई मीन 7 ईयर्स के क्वेश्चन की वैरायटी एक बहुत ही वास्ट वैरायटी है जो आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपने जेईई एडवांस 2015, ये मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो जेईई एडवांस 2015 से 2023 का कर चुके हैं, जो जेईई एडवांस 2015 से 2023 के क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जेईई एडवांस 1980s और 1990s के जो क्वेश्चंस थे ना, वो क्वेश्चंस करें। ये मैं स्टेज 3 में दे दूंगा इस चीज को, ये फाइनल स्टेज है। रेफरेंस बुक लाने की उतनी जरूरत नहीं है, रेफरेंस बुक में वो बात नहीं है जो इन पीवाईक्यूज में है। 1980 से 1990 के क्वेश्चन में क्या होता था ना, एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा आपका, है ना, कुछ 5, 6 या 7 लाइन का पैराग्राफ आएगा। वो पैराग्राफ देख के ही कुछ बच्चे डर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, और फिर उनके आते हैं सब डिवीजन, 1 2 3 4 पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते थे, और वो एक क्वेश्चन होता था 10 नंबर का। ये क्वेश्चन 10 नंबर के होते थे, और 10 नंबर में से जिसमें
मान लो आप 3-4 नंबर भी ला दिए ना, आप गए आईआईटी में, सोचो इतने टफ लेवल के क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हुआ करते थे। तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, है ना। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, है ना। वी कैन अगर हो सके तो मैं कभी लाऊंगा आपके लिए, है ना। तो ये 1980s 1990s के अर्ली, लाइक 2004 या 2005, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, 2004 2005 से पहले, है ना, 1980s के बाद ये क्वेश्चंस अगर आपको बड़े बड़े, जहां आपको बड़े बड़े दिखे वो क्वेश्चंस आप करें। और बेटा जो मैंने ये बोला ना, जेई मेंस जेई एडवांस का ये क्राइटेरिया आपको सारे अपने मैथ्स, अपने फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री में भी फॉलो करने हैं। हर हर सब्जेक्ट में आप ये फॉलो कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया हर उसमें फॉलो करना, ठीक है। फाइन। तो इससे ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ हो गया है तो फिर आप अपने रिवीजन पर ध्यान दें। अब बोर्ड एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए एग्जाम्पलर हो गई है, बोर्ड्स के पीवाईक्यू, बोर्ड्स पीवाईक्यू लगाए, ये सफिशिएंट है। ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको, ये आपको काम चाहिए, है ना। तो विद दिस आई विल कंक्लूड द क्लास। बहुत अच्छे से हमने आईटीएफ का क्लासेस किया और फिर हमने आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी किए, है ना। सो दिस इज मोर देन इनफ, है ना। फिर मैंने जो आगे आपके रिसोर्सेज बताए ये सब, इट इज मोर देन इनफ। विद दिस आई विल कंक्लूड द क्लास। अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, अपना ख्याल रखना, ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके। चलो, बाय बाय।